आज का सवाल सीधा है। 362 यह महज एक संख्या नहीं है, यह एक लक्ष्य है, एक रणनीति है और शायद भारतीय लोकतंत्र की अगली बड़ी परीक्षा है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई सियासी आंधी अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई है। टीएमसी के 20 सांसद टूटे, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद पाला बदल गए। ऑपरेशन टाइगर की गूंज संसद के गलियारों में सुनाई दे रही है। संजय राउत 15 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, महुआ मोइत्रा तंज कस रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है? मोदी सरकार को 362 सांसद क्यों चाहिए? परिसीमन बिल आखिर है क्या? 2/3 बहुमत का गणित क्या कहता है? और बाकी 44 सांसद कहां से आएंगे? भारतीय संविधान में एक नियम है कि जब भी सरकार को कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन करना चाहे या वो चाहती है तो उसे सामान्य बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और इस विशेष बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन, साथ ही कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत भी जरूरी है। अभी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें खाली हैं, यानी मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। अब अगर 540 में से सब मौजूद हों और वोट दें तो 2/3 यानी करीब 362 सांसद चाहिए। यह वह दहलीज है जिसे पार किए बिना सरकार संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे सरकार को यह 362 का आंकड़ा चाहिए क्यों? इसका जवाब एक शब्द में है, परिसीमन। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचना। सरकार ने इस साल अप्रैल 2026 में संसद में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल में 2 काम एक साथ थे। पहला, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, और दूसरा, इस आरक्षण को लागू करने के लिए राष्ट्रव्यापी परिसीमन। विपक्ष ने कहा यह बिल सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, इसके पीछे छिपा है परिसीमन का एजेंडा, जिससे उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी। अप्रैल 2026 में जब बिल पर वोटिंग हुई तो पक्ष में वोट 298, विपक्ष में 230, कुल मतदान 528, लेकिन 298 वोट 362 से बहुत कम थे। बिल गिर गया। अब सरकार दोबारा कोशिश करना चाहती है मानसून सत्र में, और इसलिए शुरू हुआ ऑपरेशन 362। अब आते हैं असली खबर पर। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को रोका था, उसी पार्टी में अब बड़ी टूट। टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने एनसीपीआई यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया। एनसीपीआई जो एक छोटी सी पार्टी थी, जिसे विधानसभा चुनाव में सिर्फ 822 वोट मिले थे, वही पार्टी आज टीएमसी के 20 सांसदों की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में उभर आई है। और इस एनसीपीआई ने सदन में एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सोचिए, एक झटके में एनडीए को मिले 20 सांसद। अब एनडीए का आंकड़ा हो गया है 293 + 20 यानी 313, लेकिन अभी भी 362 से 49 दूर। यहां एक और बात जरूरी है, टूट इतनी आसान नहीं थी। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर किसी पार्टी के 1/3 से कम सांसद टूटते हैं तो वे अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए इन सांसदों ने पार्टी नहीं छोड़ी, विलय किया एनसीपीआई में मर्जर, और इस तरह दल बदल कानून से बचने की कोशिश की। संजय राउत ने इसी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसमें सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय किया, जिसके बाद मूल टीएमसी पर उनका दावा पूरी तरह खत्म हो गया। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, ने कहा कि इन 20 बागी टीएमसी सांसदों पर अभी कोई फैसला नहीं होगा, ममता गुट को भी सुना जाएगा। टीएमसी के बाद अब बारी है महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, 2024 में इस पार्टी के पास 9 लोकसभा सांसद थे। ये 9 सांसद इंडिया गठबंधन की ताकत थे, लेकिन आज एक झटके में ये 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए। चार्टर विमान से दिल्ली पहुंचे ये 6 सांसद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक हुई, फिर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंपी। अब उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं सिर्फ 3 सांसद, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत बढ़कर 7 से 13 हो गई। इस ऑपरेशन टाइगर के नाम से ही इसकी रणनीति समझ में आती है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का चुनाव चिन्ह बाघ रहा है, और अब उद्धव के बागों को शिंदे ने अपने साथ कर लिया है। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी कृपाल तुमाने ने पहले ही दावा किया था कि इन सांसदों से पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही है, और अब यह अंतिम चरण में है। अब एनडीए का आंकड़ा 313 + 6 यानी 319। हालांकि इन 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के शिंदे के साथ जाने से एनडीए को सीधी संख्या में उतना बड़ा अंतर नहीं आया है, क्योंकि शिंदे पहले से ही एनडीए में थे। लेकिन इससे विपक्ष कमजोर हुआ और सदन की संरचना बदल गई। अब एक दिलचस्प सियासी लड़ाई है, और वो है जुबानी जंग। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए।
और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 करोड़ रुपए तय है। इस पर टीएमसी की बागी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा कि सिर्फ 15 करोड़, इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं। राउत ने पलटवार किया, अपना सपना मनी मनी। नहीं महुआ जी, एमएसपी 50 करोड़ है, 15 करोड़ तो एडवांस है। सच कहूं तो इन लोगों की कीमत 50,000 रुपए भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को संदेश दिया कि जो जाना चाहता है चले जाए, लेकिन बीजेपी और महायुति ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। अब सरकार के सामने सवाल है कि बाकी के 44 सांसद और कहां से आएंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है समाजवादी पार्टी। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा के कई सांसद भी बीजेपी की तरफ झुक सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा रास्ता है डीएमके और दक्षिण भारत। तमिलनाडु में डीएमके के 22 सांसद हैं, बीजेपी की नज़र यहां भी है। हालांकि परिसीमन का सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिण राज्यों को ही होगा, इसलिए डीएमके का समर्थन मिलना लगभग असंभव माना जा रहा है। तीसरा रास्ता है शरद पवार की एनसीपी। 2024 में शरद पवार के पास 8 लोकसभा सांसद थे। शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद शरद पवार की एनसीपी भी अलर्ट मोड में है। चौथा रास्ता है निर्दलीय और छोटे दल। 14 निर्दलीय और छोटे दल के सांसद हैं जो किसी गठबंधन में नहीं हैं। इनमें से कुछ को साथ लाया जा सकता है। पांचवा रास्ता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर कहा है कि एनडीए एक बार फिर परिसीमन बिल लाने की पूरी तैयारी में है। टीडीपी के 16 सांसद पहले से एनडीए में हैं। अब विपक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस के 90 सांसद हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अभी भी 200 से ऊपर सांसद हैं, लेकिन लगातार हो रही टूट से गठबंधन कमजोर हो रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि परिसीमन बिल दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की आबादी ज़्यादा बड़ी है, वहाँ सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रण किया है, इसलिए उनकी सीटें घटेंगी। दल बदल करवाना लोकतंत्र की हत्या है। मतदाताओं ने जिस पार्टी को चुना उसका जनादेश खत्म किया जा रहा है। संवैधानिक संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत की शर्त है वह इसलिए रखी गई थी कि इसे आसानी से पास ना किया जा सके। उधर उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमें चुना था, उनके वोट का क्या होगा। और एक पहलू जो अक्सर नजरअंदाज होता है, सिर्फ लोकसभा में 362 काफ़ी नहीं होगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, 2/3 बहुमत के लिए चाहिए 164 सांसद। अभी एनडीए राज्यसभा में स्थिति बेहतर है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं में एनडीए की सरकारें हैं और वहाँ से सांसद चुने जाते हैं। लेकिन फिर भी 164 सांसद का आंकड़ा आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार परिसीमन बिल को पास कराना चाहती है, जो 2029 के चुनाव से पहले देश की राजनीतिक नक्शेबंदी बदल सकता है। इसके लिए चाहिए 362 सांसदों का समर्थन। अप्रैल में बिल गिर गया, 298 वोट मिले, 362 चाहिए थे। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। टीएमसी टूटी, 20 सांसद एनसीपीआई में गए। शिवसेना यूबीटी टूटी, 6 सांसद शिंदे गुट में गए। लेकिन अभी भी करीब 43 से 44 सांसद कम हैं। मानसून सत्र नज़दीक है, सरकार की नज़र है सपा, छोटे दल, निर्दलीय। विपक्ष कह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, यह दक्षिण भारत के साथ अन्याय है। भारतीय राजनीति में संख्याएं बोलती हैं और इस वक्त सबसे जोर से बोल रही है 362। यह एक संख्या नहीं है, एक लड़ाई है। एक तरफ है सरकार का एजेंडा, दूसरी तरफ है विपक्ष की जिजीविषा, और बीच में है वे सांसद जो तय करेंगे इस देश की राजनीति का अगला अध्याय कैसा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जय हिंद।